नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। वो नारा जो योगी आदित्यनाथ की जुबान से निकला तो तीर की तरह विपक्ष के नैरेटिव को जा चुभा। वो नारा जिसने हरियाणा में जीत का प्लॉट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। वो नारा जिसके साथ योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिया ऐसा नारा जिसे प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के वैचारिक संगठन आरएसएस ने भी जमकर प्रचारित किया। उपचुनाव से निकला वो नारा जो देशव्यापी मुद्दा बन गया। इस एक नारे में सत्ता पक्ष और तमाम एनालिस्ट को विपक्ष के हाथ आए सबसे बड़े मुद्दे पीडीए की काट नजर आने लगा। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस नारे की शुरुआत आगरा से की और फिर देशव्यापी अपने प्रचार में उसका इस्तेमाल किया, उस नारे को खुद मुख्यमंत्री ने यूपी में दोबारा किसी प्रचार अभियान में इस्तेमाल नहीं किया। इसी लाइन के इर्द गिर्द प्रचार को जरूर रखा, लेकिन इन शब्दों से परहेज रखा। आखिर क्यों? आज देखिए पीडीए का सहारा बटेंगे कटेंगे से किनारा। देखिए, बटे थे तो कटे थे, कटेंगे तो कटेंगे। अगर वो स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नकारात्मक सोच से दूर हो जाएं। ये सौहार्द पसंद समाज है, ये कभी भी नेगेटिव नारा को स्वीकार नहीं करेगा। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का। पैन का मतलब नकारात्मक लोग हैं और पीडीए हमारा पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है। हरियाणा, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बटे। याद रखना, बटे तो कटे। महाराष्ट्र, एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। झारखंड, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की बेला है। ऐसे में योगी का यह नारा बीजेपी का वो सियासी हथियार बन गया है जिसके दम पर बीजेपी इन दोनों राज्यों में जीत का परचम लहराना चाहती। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। हालांकि इस नारे की शुरुआत भले ही 26 अगस्त को यूपी की आगरा की एक रैली से हुई, लेकिन उसके बाद से इस नारे की गूंज देश के अलग अलग राज्यों में तो तेज हो ही रही। लेकिन यूपी की धरती पर योगी कहीं न कहीं इस नारे से परहेज करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार बटेंगे तो कटेंगे को लेकर यूपी में जोर कम क्यों? यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीख करीब है। लखनऊ से लेकर 9 सीटों पर बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर चस्पा है। लेकिन यूपी की धरती पर योगी हिंदुत्व पर तो मुखर हैं, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाले शब्द से थोड़ा परहेज करते नजर आ रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन का पीडीए फॉर्मूला, जिसका नारा बुलंद कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। डीएपी उसे में भी पीडीए दिखाई दे रहा है। इनको दुश्मनी रखते हैं, इसलिए पीडीए के साथ तो कर ही रहे हैं धोखा। वहीं डीएपी भी कहीं किसानों को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। देश की यूनिवर्सिटियों में आरक्षण क्यों नहीं है? 15% भी पीडीए परिवार के लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। ये जो इनका एनडीए है, ये एन है। एन का मतलब नकारात्मक लोग हैं और पीडीए हमारा पॉजिटिव है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। आज की तारीख में यूपी की सियासत में ये वो ताकत बनकर उभरी है जिसके बिना सत्ता का सपना अधूरा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी पीडीए के रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बीजेपी का यूपी का किला ध्वस्त कर दिया था। और अब यूपी उपचुनाव में एक बार फिर दोनों इसी मुद्दे पर बीजेपी को 9 सीटों पर शिकस्त देने के मिशन पर लग गए। ये जो इनका एनडीए है, ये एन है। एन का मतलब निगेटिव, एन का मतलब नकारात्मक लोग हैं
और पीडीए हमारा पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है और जोड़ने वाला हमारा नारा है। बटेंगे तो कटेंगे के मुद्दे पर भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद आक्रामक नजर आते हों, लेकिन अगर आगरा की जनसभा को छोड़ दिया जाए तो यूपी के उपचुनाव में किसी भी जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया है और इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है पीडीए। जाति और धर्म की राजनीति का गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के रणनीतिकारों को यह लगता है कि अगर इस मुद्दे को ज्यादा हवा दी गई तो शायद पीडीए वोट बैंक छिटक सकता है। अखिलेश यादव जानते हैं कि इस बार उनके पास बीजेपी को शिकस्त देने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को पीडीए का भरपूर समर्थन मिला था, जिसकी बदौलत वो प्रदेश में सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यही वजह है कि अब अखिलेश के हर भाषण में पीडीए के विस्तार और इसकी ताकत बढ़ने की बात कही जा रही है। हम ये कहते हैं कि देश की यूनिवर्सिटियों में आरक्षण क्यों नहीं है, और सच्चाई तो ये है कि 15% भी पीडीए परिवार के लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। जो बड़ी नौकरियां हैं प्रोफेसर्स की हैं और बड़ी नौकरियां हैं, उनमें अभी भी 15% से ज्यादा नौकरी नहीं कोई पा रहा है। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि ये लंबी लड़ाई है संविधान की। हर बीतते वक्त के साथ अखिलेश अपने पीडीए का विस्तार कर रहे हैं। अखिलेश ने पीडीए से युवाओं को जोड़ने की कोशिश की, साथ ही किसान, आधी आबादी, अगड़ों को भी अपने पाले में लाने की जुगत में लगे। यही वजह है कि अखिलेश यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों के बहाने युवा वर्ग को खुद से जोड़ रहे हैं, साथ ही डीएपी की बात कर खुद को अन्नदाताओं का हितैषी करार देने में जुटे। ये भारतीय जनता पार्टी में और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, न सौहार्द है, न भाईचारा है। और अभी तक तो न जाने कितने हम लोगों ने घटनाएं देखी होंगी जहां पर इन्होंने युवाओं के भविष्य का धोखा करने का काम किया है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो पीडीए की नई नई परिभाषा दे रहे हैं। पीडीए की तो परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन डीएपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। उधर अखिलेश एक और सियासी गेम खेल रहे हैं। योगी के खिलाफ ये नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि उनकी कुर्सी छीनने के लिए उनके साथ ही सुरंग खोद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मौसम खराब है। हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोद रहे हैं। भले ही योगी यूपी में बटेंगे तो कटेंगे पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे, लेकिन अपनी हार्डकोर हिंदुत्ववादी छवि और युवा किसान हितैषी होने की बात कर वो विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव सेट करने में लगे, ताकि उपचुनाव की जंग जीती जा सके। ये विरासत को अपमान करने वाले लोग हैं, ये प्रभु राम की परंपरा को अपमानित करने वाले लोग हैं, ये किसानों के साथ, युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ अन्याय करने वाले लोग हैं। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हमारी प्रेरणा तो एक ही बात को लेकर के है कि जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताई कोटि पैरी सम यद्यपि परम स्नेही। दरअसल अखिलेश को लगता है कि अपने पीडीए वाले फॉर्मूले से वो बीजेपी के हिंदुत्व वाले मुद्दे की धार कुंद कर सकते हैं। यही वजह है कि वो लगातार बीजेपी को संविधान विरोधी पार्टी करार देने में लगे। अभी भी संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि ये सरकार न संविधान के हिसाब से चल रही है और न ही उन अधिकारों को लोकतंत्र में जो आम लोगों को मिले हुए हैं उनकी कोई परवाह कर रही है। दरअसल यूपी की 9 सीटों पर पीडीए समीकरण कहीं न कहीं भारी नजर आता है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें खैर गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, कटेहरी, सीसामऊ, मझवा, फूलपुर की सीट है। यही वजह है कि बीजेपी हर एक सीट के जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर फूंक फूंक कर कदम रख रही। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को बखूबी जानते हैं कि इस बार उपचुनाव में उनके लिए सियासी राहें बहुत आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष युवा और किसानों के मुद्दों को सरकार के खिलाफ बहुत प्रमुखता से उठा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर सीट पर अलग अलग मुद्दों के आधार पर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे पीडीए में भी डेंट देने की कोशिश की जा रही है।
ऐसे में बदलते सियासी माहौल के बीच सियासी समीकरणों को साधना योगी आदित्यनाथ के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। विपक्ष के पीडीए को योगी फर्जी करार देते हैं, साथ ही माफिया और गुंडा राज के बहाने विपक्ष के खिलाफ बैड गवर्नेंस वाला नैरेटिव भी सेट करने में लगे। समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन चलाने का अवसर प्राप्त हुआ था, क्यों नहीं इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया? क्यों अपने कार्यकाल में इन्होंने हर घर नल की योजना लागू की? क्यों इन्होंने अपने समय में मिर्जापुर को विश्वविद्यालय नहीं दिया? और क्यों नहीं इन्होंने यहां पर मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के लिए कार्य ही आगे बढ़ाया? क्योंकि विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। इस स्वीकार्यता का असर सिर्फ यूपी तक सीमित न रहकर देशव्यापी प्रभाव डालेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही सोच समझकर दांव खेल रहे हैं, क्योंकि यहां से आगे नुकसान का रिस्क हर लिहाज से भारी साबित होगा। हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के ठीक 24 घंटे के भीतर अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था और जो पहली लिस्ट कैंडिडेट्स की जारी हुई थी उस पर लिखा था होगा पीडीए के नाम एकजुट मतदान। ये सीटें थीं करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेरी, मझवा। हालांकि मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा नहीं हुई, बाकी तमाम सीटों पर अखिलेश यादव ने पीडीए वोट बैंक के भरोसे के साथ नाम तय करने में वक्त नहीं लगाया। तो इस भरोसे का कारण क्या है? तो जवाब है पीडीए वोट बैंक। उपचुनाव की 6 सीटों पर जहां मिल्कीपुर की जगह कुंदरकी में अब यही समीकरण पक्ष में नजर आते हैं अखिलेश यादव को। हम आपको दिखाते हैं एक एक सीट का पूरा सियासी समीकरण, समझिए। देखिए, पहली सीट है करहल, कुल वोटर्स की संख्या 3,71,261, ओबीसी 55%, एससी आबादी 20%, मुस्लिम है 6.7%। पिछड़ा वोट बैंक को देखते हुए करहल में लड़ाई एक तरफा ही मानी जा रही है, वैसे भी गढ़ कहा जाता है करहल समाजवादी पार्टी के लिए। अब दूसरी सीट की बात करते हैं और दूसरी सीट है कटेहरी, दलित 24%, यादव 7.4, राजभर 4.5%। यहां पिछड़ा बिरादरी से आने वाले पूर्व विधायक लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा ही मैदान में खड़ी हैं बीजेपी की तरफ से। तीसरा समाजवादी पार्टी की तरफ से, माफ कीजिएगा, तीसरा सीसामऊ देखिए, ओबीसी 4.5%, दलित 22%, मुस्लिम 40.50%, 40%। अल्पसंख्यक वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जबरदस्त रूप से जाता है और यही कारण है कि पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को इस बार पार्टी ने तुरंत टिकट थमा दिया। फूलपुर में देखिए, ओबीसी 22% से ज्यादा, एससी 18% से ज्यादा, मुस्लिम आबादी है 12.31% और ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे यहां पर है समाजवादी पार्टी। अगली सीट अगर कुंदरकी की बात करें तो देखिए, ओबीसी 12%, एससी 17%, मुस्लिम 60%। मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत फाइट एक तरफा यहां पर नजर आती है। एक और सीट है मझवा, वहां भी इंटरेस्टिंग फाइट है। आप जानते हैं मझवा में दलित 15.8%, बिंद और कुशवाहा 15.56, यादव 9%। और समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा करने के लिए डॉक्टर ज्योति बिंद को इस बार टिकट दिया है। यानी इन तमाम सीटों पर पीडीए वोट बैंक अहम भूमिका में है। और तमाम 9 सीटों की अगर मैं बात करूं तो यूपी उपचुनाव में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला नजर क्या आ रहा है? पीडीए में किस वर्ग से कितने कैंडिडेट्स हैं, हम आपको दिखाते हैं। पीडीए आप जानते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। देखिए, पिछड़ा 3, दलित 2, अल्पसंख्यक 4। और ये सोशल इंजीनियरिंग है अखिलेश यादव की, जो लोकसभा चुनाव में काम आई। फिर उसी भरोसे के साथ समाजवादी पार्टी उपचुनाव में उतरी है और सीधी फाइट जब बीजेपी से है तो उपचुनाव में बीजेपी का सक्सेस फॉर्मूला क्या है? देखिए, इसी पीडीए के आधार पर, लेकिन ए फॉर अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि यहां पर ए फॉर अगड़ा हो जाता है बीजेपी के लिए। पिछड़ा 4, दलित 1 और अगड़ा 3, यानी पक्ष हो या विपक्ष, लड़ाई पीडीए वोट बैंक की ही है। क्योंकि इस समीकरण से अगर बड़ी तादाद में पिछड़ा दलित आते हैं तो उतनी ही तादाद पिछड़े और दलित हिंदुओं की भी है। उपचुनाव बस ये तय करेगा कि हिंदू एकता का मुद्दा चला या आरक्षण और संविधान का। दरअसल यूपी की जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है वहां पीडीए का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि ये वोट बैंक उनसे छिटके। यही वजह है कि योगी गाहे बगाहे अखिलेश के पीडीए को माफिया और गुंडाराज से जोड़ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश भी खुलकर योगी के इन बयानों पर पलटवार कर रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। ये जो पीडीए को बुरा भला कह रहे हैं वो नकारात्मक लोग हैं, वो निगेटिव लोग हैं।
उनके एनडीए की शुरुआत भी एन से निगेटिव से होती है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी जो बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, उसकी रिसर्च ये कहती है जो नकारात्मक लोग होते हैं वो बूढ़े भी जल्दी हो जाते हैं। बीजेपी जानती है कि इस बार उसकी राहें आसान नहीं, क्योंकि पीडीए का वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसकी पूरी तरीके से खिसक जाने का डर कहीं न कहीं बीजेपी को सता रहा है। यही वजह है कि खुद सीएम ने उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली और लगातार अखिलेश और उनकी पार्टी पर निशाना साधकर जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी राज में यूपी सुरक्षित है और आगे रहेगा। वहीं अखिलेश भी योगी के हर सवाल का जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। समाजवादी पार्टी की सरकार का पूर्व मंत्री रामपुर में जेल के अंदर है। समाजवादी पार्टी से आते में दोष मानती है, एक प्रयागराज हो या फिर गाजीपुर के माफिया। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी निर्दोष नागरिकों पर नहीं अपनी संवेदना व्यक्त करती, बल्कि ये माफिया जब अपने कृत्यों की सजा प्राप्त करते हैं तो यहाँ मस्या पड़ने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। 9 सीटों पर उपचुनाव एक तरफ जहां बीजेपी के लिए साख का सवाल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए यह साबित करने का मौका है कि उनका पीडीए कोई तुक्का नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके साथ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जुड़ा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव जहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पीडीए की बात करते हैं। बदलते वक्त के साथ अखिलेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2022 के बाद से जिस तरीके से अखिलेश ने पीडीए को लामबंद करने की कोशिश की, उसका असर लोकसभा चुनाव में दिखा। अब उपचुनाव में भी अखिलेश इसे धार दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे की काट के तौर पर उनका पीडीए विस्तार वाला फॉर्मूला है, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टर वॉर के सहारे भी उनका इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेरने में जुटा है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दल बीजेपी के इस नारे का जवाब पोस्टर से दे रहे हैं। अब अमेठी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर चस्पा किया है, जिस पर लिखा है, अखिलेश जी का फियर है भाजपा का अंत न रहे, जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। 2027 के सत्ताधीश अखिलेश यादव, यानी बीजेपी को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उधर लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर इस नारे के खिलाफ पोस्टर लगा है, जिस पर लिखा है, अगर तुम हमको बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे। इस पोस्टर में कमल के फूल को भी दिखाया गया है। यानी पोस्टर वॉर के सहारे भी विपक्ष बीजेपी के खिलाफ पीडीए विरोधी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। तो पोस्टर वॉर चल रही है डाल डाल पात पात के तर्ज पर। चलिए, उपचुनाव में दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौतियां क्या है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां हैं देखिए तो स्थानीय मुद्दों को साधना पहली प्राथमिक चुनौती, जिसमें विकास, बेरोजगारी, पानी, बिजली, महंगाई, सुरक्षा तमाम मुद्दे शामिल है। इसके बाद आता है दूसरा मुद्दा, संगठन में एकजुटता का मुद्दा, जिसमें कभी लोकसभा की बात खुलकर यह कमी सामने आई थी, लेकिन इस बीच इस पर बहुत काम हुआ, कितना कारगर रहा यह भी पता चलेगा। तीसरी चुनौती योगी आदित्यनाथ के सामने कोर वोट बैंक पर पकड़ को मजबूत रखना, जो छिटके उनको वापस लाना। और चौथी चुनौती की बात की जाए तो संविधान आरक्षण विरोधी नैरेटिव की काट ढूंढना, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे की भी परीक्षा होगी। अब समाजवादी पार्टी के लिए क्या चुनौतियां हैं वो भी आपके सामने रखते हैं, देखिए एक एक करके। पहला तो यह कि सहयोगियों से कोऑर्डिनेशन कितना काम आया। अंदर खाने सीटों में बंटवारा ना हो पाने से कांग्रेस की नाराजगी है, इनकार नहीं किया जा सकता। उपचुनाव असर बताएगा कितना पड़ा। दूसरा, हिंदू विरोधी नैरेटिव को तोड़ना, यह एक बड़ा चैलेंज होगा, जो इस वक्त सिर्फ यूपी नहीं देशव्यापी मुद्दा बना हुआ है। तीसरा चैलेंज अखिलेश यादव के सामने पीडीए के साथ अगड़े वोट बैंक को जोड़ना। और सबसे बड़ा चैलेंज कहा जाए तो यह होगा, अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं अगड़ों को साथ लाने की। उनका कहना है 4% जो अगड़े हैं वो हमारे साथ हैं, उनका सर्वे यह कहता है। चौथा, पीडीए के साथ साथ
चौथा देखिए, जमीनी स्तर पर पकड़ की लड़ाई, जिसमें जो पार्टी जितनी मजबूत होगी उसकी सियासी जमीन उतनी पुख्ता, और जो इन तमाम चुनौतियों से पार पाएगा वहीं 27 का सत्ताधीश बनने का असल दावेदार कहलाएगा। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।